बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से सोशल मीडिया पे ये शोर है और इसमें हकीकत भी है कि वो जनाब ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, अमेरिका के परमानेंट रेजिडेंट हैं वो। और इस सूरत हाल में क्या वो पाकिस्तान की आला अदलिया में जज के तौर पे काम कर सकते हैं? आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, अदालती फैसले क्या कहते हैं? ये बड़े दिलचस्प हकायक हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। और कल मैंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ वापस करने के हवाले से एक विलाग किया था। तो एक ऐसे चीफ जस्टिस भी रहे हैं, वो इस हद तक प्रोटोकॉल के शौकीन थे, उन्होंने अपने बेटे से कह दिया था कि पुत्र तेरे नाम ते जज्जा दे नाम बजणगे, यानी तुम्हारे नाम पे जज्जों के नाम पुकारे जाएंगे। ये क्या वाक़या है? और इसके अलावा आला अदलिया में जज्जों के प्रोटोकॉल के हवाले से कुछ और वाक़यात भी हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे पीटीआई के साबिक रहनुमा, मौजूदा सेनेटर और इमरान खान के बहुत करीबी साथी रहे हैं फैसल वापडा साहब। उन्होंने एक नया कट्टा खोल दिया है। उन्होंने एक टीवी पे इंटरव्यू देते हुए ये बात की है एक टॉक शो में कि जनाब जब हम लेके आए थे, जो आपको याद होगा जब पेशावर से जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी और उसके बाद इन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू किया था पेशावर से, और उसमें परवेज़ खटक साहब भी थे, अभी हुकूमत थी इनकी खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये इस्लामाबाद को फतह करना चाहते थे। तो बड़ी शैलिंग शुलिंग हुई थी, इस्लामाबाद हुकूमत की तरफ से बड़ा कंट्रोल किया गया था, अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया था जनाब इनको जनाब डी चौक में नहीं जाएंगे, रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे, लेकिन फलां जगह इनके जलसे का एहतमाम किया जाए। तो लेकिन फिर भी ये रेड जोन में चले गए थे। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था बंदेहाल साहब की अदालत ने कि जनाब हो सकता है इमरान खान तक हमारा पैगाम ही ना पहुंचा हो कि आपने रेड जोन में नहीं जाना। तो वो कहते हैं कि उस मौके पे दो आला अदलिया के दो जजों ने कंटेनर में इमरान खान को टेलीफोन किया था कि जनाब आप रिवर्स हो जाएं, आपके हवाले से ये फैसले कर लिए गए हैं, ये आपके साथ हो सकता है। ये फैसल वापडा साहब कह रहे हैं। और फैसल वापडा साहब कह रहे हैं जनाब एक जज साहब इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। और उन्होंने उसकी निशानी क्या बताई है? उन्होंने कहा जनाब इमरान खान ने 4 बंदों को इस बारे में आगाह किया था। बहुत सारे लोगों को पता है कि बहुत सारे जजों के राब्ते थे इमरान खान के साथ और बाद में भी रहे। साकिब निसार साहब के तो मेरा ख्याल डेली उनके साथ व्हाट्सएप पे जो मैसेज जो थे वो आते जाते थे। और साकिब निसार साहब ज़मान पार्क में अब रिटायरमेंट के बाद जब ये वहाँ घिरे हुए थे उस वक्त उनको मशवरे देने ही पहुँच गए थे साकिब निसार साहब। तो वो ये कहते हैं जनाब वो एक जज अब भी सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज इस वक्त भी। उसकी निशानी उन्होंने ये बताई है कि उन्होंने नवाज शरीफ के फैसले भी किए और बड़ी बल्ले बल्ले हुई थी। और बाद में फिर इमरान खान की तरफ तब्दील हो गए वो, यानी वो कौन साहब हो सकते हैं आपके ख्याल में? इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज हैं ना जिनकी तरफ ध्यान जा सकता है, मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक, शाहद वहीद, जो भी लोग हों, तो उन्होंने बराह रास्त किसी ने नवाज शरीफ का केस नहीं सुना हुआ। अगर किसी साहब ने सुना हुआ है तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक साहब थे अतर मुनिल्ला साहब, उन्होंने सुना था। एवन फील्ड जो रेफरेंस था, जो सजा हुई थी इमरान खान नवाज शरीफ को, तो उन्होंने उनकी ज़मानत ली थी, मरियम की और सफदर की भी। तो उनका बेंच था, उनके साथ गुल हसन औरंगजेब साहब थे, अब अतर मुनिल्ला साहब वहाँ बैठे हुए। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी धड़ाधड़ उन्होंने रिलीफ दिया था इमरान खान को। तो उनका इशारा जो है वाज़ेह तौर पर, वैसे भी लोग कहते हैं अतर मुनिल्ला साहब के हवाले से और भी बातें बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये फैसल वापडा साहब जो है वो अपनी तरफ से खुफिया रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साथ ही उन्होंने वादे भी कर दिया, इशारा दे दिया जनाब अभी बैठे हुए हैं और इमरान खान और नवाज शरीफ के मुकदमात के जो हवाले दिए, तो सीधा जो निशाना है वो जाकर टिच बैठता है किन पे? अतर मुनिल्ला साहब पे। और अगर अतर मुनिल्ला साहब ने बराह रास्त फ़ोन किया था और गवाहियाँ मौजूद हैं, फैसल वापडा साहब कहते हैं मुझे चीफ जस्टिस से बुलाएं तो मैं बता दूंगा उनको, यानी वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब एक्शन ले। उनका मतलब यही है ना, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह के तौर पे ये मामला जो है ये टेकअप कर सकते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब। तो बहरहाल फैसल वाडा साहब जो हैं ये कह रहे हैं जनाब वो मुझे बुलाएंगे तो मैं बता दूंगा, 4 बंदों का भी बता दूंगा। 4 बंदे कौन है जिनके सामने ये बात हुई थी, इमरान खान ने उनको बताया था। तो और दूसरी अब बात आती है जनाब प्रोटोकॉल वाली। कल मैंने बात की थी चीफ जस्टिस ने प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ वापस कर दी, उसमें कुछ मैंने वाक़यात भी सुनाए थे प्रोटोकॉल वगैरह के, और वो ज़रा हल्के फुल्के अंदाज में मैंने बात की थी। तो माजी में कोई ये प्रोटोकॉल का इतना रिवाज नहीं था। ये मैंने अर्ज़ किया था, ये तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो थे वो प्रोटोकॉल के शौकीन थे। माजी में सजाद अली शाह साहब होते थे हमारे
जिनके साथ नवाज शरीफ का फड्डा हो गया था चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उनको मर्सिडीज गाड़ी दी हुई थी। उनके बाद जब अजमल मियाँ साहब चीफ जस्टिस बने हैं, तो वो जो मर्सिडीज गाड़ी थी अजमल मियाँ साहब को जब दी गई, तो अजमल मियाँ साहब ने वो गाड़ी लेने से इनकार कर दिया था। उनके जनाब ये मेरा इस्तेहकाक नहीं बनता। और इसी तरह सीधे सवाल सिद्दीकी साहब भी चीफ जस्टिस रहे हुए हैं, तो वो अपनी गाड़ी जो है ना, वो जो पूल से गाड़ी मंगवाया करते थे, वो कहते थे गाड़ी यहाँ मेरे बीवी बच्चे होंगे ना, ये जज का इस्तेहकाक है, गाड़ी वो अपने बच्चों के लिए होती है, उसकी जो सरकारी गाड़ी होती है। और फिर ये भी रहा कि जनाब जो महंगी गाड़ियाँ आई हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, इफ्तिखार ने कहा था जनाब मुझे बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए, और वो साथ ले गए थे। और वो साथ ले जाने के खिलाफ जो केस कूस हुआ, तो उनके बाद जो चीफ जस्टिस थे सदक जिलानी साहब, उन्होंने उनके हक में फैसला दे दिया, जनाब ठीक है, वो कीमत दे के रायती कीमत जो होती है वो ले जाएं। और फिर उसके बाद खुद भी ले गए थे ये जो हमारे सदक हुसैन जिलानी साहब थे। तो बहरहाल ये इस तरह होता रहा। और फिर दूसरा जो जजों के प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं, तो हमारे यहाँ यकूब अली खान साहब चीफ जस्टिस थे, जब मार्शल लगा ना ज़िया हक का उनका, तो उन्होंने ज़िया हक ने मार्शल लगाने के बाद पैगाम भेजा चीफ जस्टिस को, यकूब अली खान साहब को, उनके घर पे, कि जनाब जो ज़िया हक साहब जो हैं वो आपसे मिलने आना चाहते हैं आपके घर। तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो इस वक्त तैयार हूँ सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, मैं तो गाड़ी में बैठने लगा हूँ, तो उन्हें कहें कि जनाब वो सुप्रीम कोर्ट आ जाए। और फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे ज़िया हक साहब, और मुलाकात हुई थी उनकी यकूब अली खान साहब से, और कोई बंदा उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद नहीं था। इवन के रजिस्ट्रार भी, उस वक्त जो रजिस्ट्रार थे वो सजाद अली शाह साहब जो बाद में चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने थे, वो रजिस्ट्रार थे, वो भी उनके इस्तकबाल के लिए नहीं गए, उनका सेक्रेटरी भी नहीं गया। हाँ, उन्होंने अपना सेक्रेटरी भेजा था कि मेरे कमरे तक उसकी रहनुमाई कर दो। इस तरह के लोग भी रहे हैं। और फिर ज़िया हक ने बाद में उन्हें निकाल दिया था। तो वो, और वह एक और साहब हैं जिनका जिक्र करना मैं भूल गया था। वैसे तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जबरी प्रोटोकॉल लिया करते थे। वो एक PIA का त्यारा गिर गया था, मुल्तान से लाहौर आते हुए, उसमें लाहौर हाई कोर्ट के 2 जज भी थे। तो वो शेखुपुरा में वो उनका वो ताज़ियत के लिए जाना था, तो यहाँ जनाब आ गए इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में। तो उन्होंने कहा जनाब मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए। हेलीकॉप्टर पे गए थे, सड़क पे नहीं जा सकता मैं, सड़क पे खड्डे होते हैं शेखुपुरा रोड पे। बहरहाल इस तरह और दूसरी जो मैं बात कर रहा हूँ कि एक चीफ जस्टिस साहब ऐसे भी थे जिन्होंने अपने बेटे से ये कहा कि पुत्र तेरे ना आते जज्जां दे ना बजन के। कैसी ये बात है, और उन्होंने बुझवाए। ये आपको पता होगा कि जब VIP शख्सियात का लगता है ना प्रोटोकॉल, रूट लगता है, जब रूट उनका ने कॉल साइन होता है, आप उसको कॉल नेम भी कह सकते हैं, कोड नेम भी कह सकते हैं, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। जब वो आला शख्सियत जो है वो रवाना होती है ना अपने रूट पे, तो वायरलेस पे कॉल्स चलती हैं, और ये कहा जाता है कि जनाब जो तारक है वो चल पड़े हैं इस वक्त, और इस तरफ जा रहे हैं, और अगली जगह भी जाके वहाँ पहुँच गए और वहाँ पहुँच गए। इस तरह उनका नाम ना, असल नाम नहीं लिया जाता उसका, वो तारक लिया। जैसे तारक का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तारक जो होता है ये होता है जनाब DSP का आप कह लें कोड है, और गाजी जो है SP का है, और IG का अकबर है। इसी तरह अदलिया के भी मुख्तलिफ कोड हैं, आजकल ये बदलते भी रहते हैं। और अदलिया में आजकल जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कॉल साइन है या कोड नेम है, जब वो कॉलें चलती हैं, मैंने कहा ना वायरलेस पे कॉल, जब मोबाइल पे कॉल, जो भी, उस वक्त ये नहीं कहते जनाब चीफ जस्टिस साहब चल पड़े हैं, ये नहीं कहते। वो कहते हैं जनाब वो जो कोड नेम होता है, कॉल साइन जो है, वो बताते हैं। वो कहते हैं आज़म पाकिस्तान जब कॉल चल रही होगी तो समझ जाए आपके जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब जो है वो सफ़र कर रहे हैं। इसी तरह जब हाई कोर्ट्स के जज, जैसे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनका भी कोड जो है वो आज़म। फिर हाई कोर्ट के जजों का आगे जाएगा जनाब आज़म 1, आज़म 2, आज़म 3, यानी उनके सीनियरिटी के हिसाब से, यानी सीनियर मोस्ट जो है आज़म 1, फिर उसके बाद आज़म 2, आज़म 3, यानी उससे पता चल जाएगा कि जनाब सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से कि ये फलां साहब जो हैं ये सफ़र कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनका जो कॉल साइन है वो भी इस वक्त जो है, इस वक्त वो आज़म है, आज़म 1, आज़म 2, आज़म 3। लेकिन एक दौर ऐसा भी था कि एक चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं, ये जो कॉल साइन है ना, ये छोड़ें जो माजी में होता रहा है, ये अब जो मैं कह रहा हूँ उस नाम पे ये कोड जो है वो चलेगा। वो आपको याद होगा जब इमरान खान जब गिरफ्तार हुए थे, और उसके बाद उन्हें जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे जो है वहाँ रखा गया था,
जो पुलिस लाइन है या पुलिस रेस्ट हाउस है वहाँ पे उन्हें रखा गया था और मुसर्रत जमशेद चीमा के साथ उनकी गुफ्तगू थी और वो जो ऑडियो थी, वो जो टेलीफोन था वो लीक हो गई थी उसकी रिकॉर्डिंग। वो कह रहे थे जनाब आज़म स्वाति से बात करना, आज़म स्वाति से बात करना। तो उस वक्त ये चीज़ आई थी कि आज़म जो है ये चीफ जस्टिस का जो है ये कोड है, तो वो आज़म आज़म अगर कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि चीफ जस्टिस बंदयाल से बात करें, अगर आज़म पाकिस्तान उससे मुराद था। तो बहरहाल वो जो मैं बात करने लगा हूँ, तो जब साकम निसार साहब चीफ जस्टिस बने ना, उस वक्त जो काल साइन था, तो उन्होंने कहा ये नहीं चलना भाई, हूँ मेरे मुंडे का नाम है नजमुल साकब। नजमुल साकब साहब उनके साहबजादे, उनकी भी एक ऑडियो आपको याद है पकड़ी गई थी, वो 1 करोड़ 20 लाख में टिकट बेच रहे थे, वो वाले नजम साहब जो है उनका जनाब अब जो है ना चीफ जस्टिस और जजेस, उनका जो काल साइन होगा, काल कोड होगा, जो भी आप उसको नाम दे लें, वो होगा नजम 1, नजम 2, नजम 3, यानी उनके बेटे के नाम पे काल साइन चल रहा था। यानी ये लोग इस हद तक प्रोटोकॉल के भूखे हैं कि ना मेरे बेटे के नाम पे बेटा जाया कर रहा है कि देखो जी मेरा नाम बोलेगा वायरलेस से, नजम 1 फलां जगह जा रहे हैं, नजम 2 फलां जगह, नजम 3 का ये रूट लगा हुआ है। ये हाल है, इस हद तक भूखे हैं ये लोग जो हैं ये प्रोटोकॉल्स के। और अब आते हैं जनाब हम असल मौजू की तरफ। बड़ा शोर मचा हुआ है कि जनाब बाबर सत्तार साहब जो हैं वो परमानेंट रेजिडेंट हैं अमेरिका के, और उनका ज़ाहिर है वो जो कार्ड शार्ड है वो भी आ गया होगा है, और वो कार्ड जो है वो दुरुस्त है, ये इतला बिल्कुल ठीक है, और वो 2005 से परमानेंट रेजिडेंट हैं उस कार्ड के मुताबिक। और जो कार्ड है उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो है 8 मई 2028, यानी 2028 तक। अब जो ये परमानेंट रेजिडेंट होते हैं ना, जिसे ग्रीन कार्ड भी आप कह लें, जो ग्रीन कार्ड होता है उसका मतलब ये है कि उससे कुछ शहरी हकूक होते हैं, वहाँ नेशनैलिटी नहीं होती उसके पास, यानी इनके पास अमेरिका की शहरियत नहीं है, लेकिन मुस्तकिल वहाँ रह सकते हैं ये। और उसमें कुछ और भी शराइत होती हैं कि इतनी देर आपने रहना होता है साल में, इतने दिन, शायद 180 दिन, जितने भी दिन होते हैं। तो जिसके पास परमानेंट रेजिडेंट होती है ना, कार्ड ये होता है, उसको पासपोर्ट जारी नहीं होता। पासपोर्ट उसी वक्त जारी होता है जब उसको सिटीजनशिप मिलती है, जब शहरियत मिलती है, और ना ही वो अपना वोट का हक जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। बाबर सत्तार साहब के पास ये परमानेंट रेजिडेंट है, ये उनके पास नेशनैलिटी नहीं है। हो सकता है उन्होंने ले ली हो नेशनैलिटी, लेकिन मंजर यहाँ पे ना आई हो, लेकिन जो अब तक की इत्तला है उसके मुताबिक यही है कि उनके पास परमानेंट रेजिडेंट है, और उनके जो बच्चे हैं और बीवी है उनके पास वहाँ की नेशनैलिटी है। तो हमारा कानून इस हवाले से क्या कहता है, ये एक बड़ी तफसीली जजमेंट है, उसमें बड़ी वजाहत के साथ ये चीज़ जो है वो बयान की गई है। तमाम जो कवानीन हैं, जिसमें आइन, शहरियत का जो कानून है, सरकारी मुलाजमत के जो कवानीन हैं, नेशनल डेटाबेस के जो कवानीन हैं, और दीगर जो कवानीन हैं मुतल्लिका, उन तमाम कवानीन का और आइन का जायज़ा लेने के बाद ये 15 दिसंबर 2018 को एक जजमेंट जारी हुई थी, और जस्टिस साकम निसार साहब की सरबराही में मुश्तमिल बेंच था, और उसमें शामिल थे उमर ता बंदयाल साहब और एजाज़ुल एहसन साहब। उन्होंने ये जजमेंट दी थी, और उसमें उन्होंने जो दोहरी शहरियत के हामिल जजेस और जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके हवाले से ये केस था। और उसमें उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, एक तो उन्होंने ये कहा कि दोहरी शहरियत, उसमें उन्होंने ये करार दिया कि 19 ममालिक ऐसे हैं जिनके साथ पाकिस्तानी कानून के तहत हम दोहरी शहरियत रख सकते हैं। उस वक्त ये तादाद 19 थी, और बाद में 2 और ममालिक 2019 में जर्मनी मशरूत तौर पर दोहरी शहरियत वाला मामला उसमें है, और 2020 में जो है नॉर्वे, इसको शामिल किया गया। और उस वक्त जो 19 ममालिक यानी अब 21 हो गए, उस वक्त उन्होंने कहा था जनाब फ्रांस, बरतानिया, इटली, बेल्जियम, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, फिनलैंड, मिस्र, उर्दन, शाम, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, अमेरिका, स्वीडन, आयरलैंड, बहरीन और डेनमार्क, वो ये कहते थे ये ममालिक 19 हैं जिनके साथ जो पाकिस्तानी है ये दोहरी शहरियत रख सकते हैं। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर के जो इन ममालिक के साथ जब वो शहरियत रखते हैं उसके लिए वफादारी का, उन ममालिक के साथ वफादारी का डिक्लेरेशन देते हैं, लेकिन इनके साथ क्योंकि कानून में दोहरी शहरियत की इजाज़त है, तो इन ममालिक के शहरियत रखने वाले जो पाकिस्तानी और पाकिस्तानी शहरियत भी जिन लोगों ने रखी हुई है वो ऐसे ही हैं जैसे पाकिस्तान के शहरी हैं, ये उन्होंने कहा था। यानी वो मुलाजमत भी कर सकते हैं,
اگر ان کے پاس شہریت بھی ہے بابر ستار صاحب کے پاس، وہ میں نے اپنے ولاگ میں کہا بھی تھا کہ اس سے ان کی جو ججی ہے نا، ان کی ملازمت، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے قوانین کے تحت. اور یہ ججمنٹ جو میں دسمبر 2018 کی ججمنٹ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، بڑی تفصیلی ججمنٹ ہے، 52 صفحات پر مشتمل یہ ججمنٹ ہے، اور یہ لاہور میں انہوں نے اناؤنس کی تھی، اور میں نے یہ اس کی جو وہ 52 صفحات تھے وہ ان کا ترجمہ کر کے کور کیا تھا، خبر دی تھی اپنے اخبار میں. تو یہ اس لیے مجھے اس کے وہ سارے نکات جو ہیں وہ یاد ہیں. یہ ستمبر 2018 میں یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا، اور 15 دسمبر کو پھر یہ فیصلہ جو ہے یہ اناؤنس کیا گیا تھا لاہور میں آ کے. اس کی سماعت مکمل اسلام آباد میں ہوئی تھی. تو ایک تو چیز یہ ہوگی، اور دوسرا اس میں انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ کچھ پاکستانی نژاد شہری، جو پاکستانی نژاد شہری ہیں، وہ ان 21 ممالک کے علاوہ، اس وقت 19 تھے، ان 21 ممالک کے علاوہ اگر کسی اور ملک کی نیشنلٹی لے لیتے ہیں تو پھر پاکستان کے شہری نہیں رہتے وہ. یہ بھی انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا. اور وہ کہتے ہیں جو ایسے شہری ہیں جو پاکستانی نژاد تو ہیں لیکن پاکستان کے شہری نہیں ہیں، کسی اور ملک کے شہری ہیں جن کے ساتھ ہم دوہری شہریت کا کوئی ہمارا قانون نہیں ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان میں آ کے ایک نادرا جن کو کارڈ جاری کرتا ہے، ان کو بہت سارا جو پریویلیجز ہیں، استحقاق جو ہیں پاکستان میں حاصل ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ اجنبی ہیں پاکستان کے لیے. استحقاق پاکستانی نژاد ہونے کے باوجود وہ پاکستانی شہری نہیں ہیں، تو وہ پاکستان میں اس نادرا کے کارڈ کی بنیاد پہ ملازمت نہیں کر سکتے. اس کے لیے جیسے دیگر غیر ملکی جو ہیں ان کو اجازت لینی پڑے گی، پاکستان پڑتی ہے پاکستان میں ملازمت کے لیے، اسی طرح ان کو بھی پاکستان میں کام کرنے کے لیے وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ جو ہے اس سے انہیں اجازت نامہ، پرمٹ اس کو کہتے ہیں، پرمٹ حاصل کرنا پڑے گا نوکری کا، پاکستان میں ملازمت کا. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو دوران ملازمت غیر ملکی شہریت حاصل کرتے ہیں نا ملازمین، وہ دوسری شہریت حاصل کرنا یا دوسرے ملک کی شہریت حاصل کرنا ان افسروں کی بدنیتی ظاہر کرتا ہے، کیونکہ ان کا پلان ہوتا ہے کہ ہم نے ریٹائرمنٹ کے بعد یا دوران ملازمت بیرون ملک سیٹل ہو جانا ہے. اور ایک اور بڑی اچھی آبزرویشن دی تھی کہ یہ لوگ جو ہیں پاکستان کے اعتماد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس آبزرویشن کی روشنی میں، اس آبزرویشن کی زد میں بابر ستار صاحب آ سکتے ہیں کہ جناب یہ لوگ جو ہیں، سپریم کورٹ یہ ڈکلیئر کر چکی ہے کہ دوہری شہریت والے جو لوگ ہیں وہ باہر سیٹل ہونا چاہتے ہیں، ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے، اور وہ پاکستان کے اعتماد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. وہی بات نا، مفادات کے ٹکراؤ والی جو بات کی جاتی ہے، اگر امریکہ اور پاکستان میں دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے کسی معاملے میں تو پھر جج صاحب کیا کریں گے؟ جج صاحب تو دونوں ملکوں کے شہری ہیں. بہرحال اس کیس میں عدالت نے یہ قرار دیا تھا کہ یہ جو معاملہ ہمارے سامنے ہے نا، جو ہم نے قوانین جن کا جائزہ لیا ہے ان کی تشریح کر کے یہ معاملہ حل نہیں کیا جا سکتا. وہ کہتا ہے کہ اس حوالے سے جو حدود کا تعین ہے ملازمتوں کے حوالے سے یا پیرامیٹرز ہیں، وہ طے کرنے کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے. پھر انہوں نے ڈیڈ لائن مقرر کرنے کی بات بھی کی تھی. جو دوہری شہریت والے لوگ ہیں ملازمت کر رہے ہیں کہ ایک حکومت جو ڈیڈ لائن مقرر کرے، پیرامیٹرز طے کر کے اور حدود کا تعین کر کے کہ انہیں 1 ماہ کا یا کچھ عرصہ دیا جائے کہ جناب آپ جو ہیں یا دوہری شہریت رکھ لیں اور یا پھر پاکستان کی ملازمت رکھ لیں، دونوں میں سے ایک چھوڑنا پڑے گی. اور انہوں نے کچھ رپورٹیں وغیرہ جو ہیں وہ سالانہ بنیادوں پہ پارلیمنٹ میں پیش کرنے کی ہدایت بھی کی تھی. اور پتہ نہیں وہ پیرامیٹرز کہاں ہیں اور حدود کا تعین حکومت نے کیسے کیا، کیا طے کیا، کیا نہیں کیا، یہ نہیں پتہ. بہرحال وہاں جب جو رپورٹ آئی تھی، جو اعداد و شمار آئے تھے نا، اس کے مطابق جو 1116 افسر تھے نا پاکستان کے، وہ غیر ملکی شہریت، وہ جو ججمنٹ میں جو FIA کی طرف سے رپورٹ آئی تھی، اور ان میں سے جو 1098 تھے وہ دوہری شہریت والے تھے، اور 18 جو تھے وہ غیر ملکی شہریت والے تھے، جن کو وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی نژاد تو ہیں یا دوسرے ملک کی شہریت اختیار کر لی تھی اور پاکستان کے شہری نہیں رہے. عدالت نے لیکن وہ کہا کچھ نہیں. اور پھر 1249 افسر ایسے تھے جن کے بیوی بچے دوہری شہریت کے حامل تھے یا غیر ملکی شہریت رکھتے تھے. اور پھر FIA کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ 261 افسر جو ہیں انہوں نے اپنی دوہری شہریت جو ہے وہ چھپائی، نہیں بتایا. اور 16 افسر ایسے ہیں جنہوں نے اپنی غیر ملکی شہریت، یعنی وہ دوہری شہریت والے کس ممالک میں شامل نہیں اور ملکوں کے وہ شہری ہیں، تو انہوں نے چھپائی تھی. اس حوالے صرف ایک آبزرویشن ہے ایسی سپریم کورٹ کی کہ جو بیرون ملک سیٹل ہونا چاہتے ہیں وہاں شہریت لے کے،
اور وہ پاکستان کے اعتماد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ایک آبزرویشن ہے۔ ویسے قانونی طور پہ یا آئینی طور پہ یہ جو بابر ستار صاحب ہیں ان پہ کوئی قدغن اخلاقی طور پہ ہو سکتی ہے، قانونی اور آئینی طور پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جو ہیں وہ نہیں رہ سکتے۔ بہرحال اور جو معاملات ہیں، دیگر جو معاملات ہیں، جو سلور آکس والا معاملہ ہے اور پھر وہاں جو مفادات کا ٹکراؤ ہوا کیس کی سماعت میں، تو اس حوالے سے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کوڈ آف کنڈکٹ کی طرف معاملہ جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ اب ساری صورتحال تھی جو اب میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔